हेलो और स्वागत है इस अनोखे विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक केस स्टडी पर चर्चा करने वाले हैं। मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज की मिलिट्री जीनियस को आज हम एक एकेडमिक लेक्चर के रूप में डिकोड करेंगे। ये सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि भूगोल, रणनीति और प्रशासन का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो आज तक प्रेरणादायक है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इर्द गिर्द के संसाधनों का बेहतरीन उपयोग किया। आइए जल्दी से आज के इस लेक्चर का सिलेबस देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यूनेस्को और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की। उसके बाद देखेंगे उनका बेहतरीन स्ट्रेटेजिक फोर्ट आर्किटेक्चर। फिर बारी आएगी कोस्टल डिफेंस और मराठा नेवी की। उसके बाद हम समझेंगे द इनविजिबल इंजन यानी उनका प्रशासन। और आखिर में ए लास्टिंग मॉडर्न लेगेसी यानी आज के दौर में इसकी अहमियत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, यूनेस्को एंड मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। सोचिए जरा, एक छोटी सी सेना आखिर कैसे उस दौर के विशाल ताकतवर साम्राज्यों की नींव हिला सकती है। इसका राज उनके हथियारों में नहीं, बल्कि भारत के पहाड़ी भूगोल में छिपा था। उन्होंने इस रगद उबड़ खाबड़ टेरेन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। प्रकृति उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक भेदी ना जा सकने वाली ढाल थी। और इस रणनीति की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत ये है कि साल 2025 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन 12 ऐतिहासिक मराठा किलों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के नाम से शामिल किया गया। इनमें से 11 महाराष्ट्र में हैं और एक तमिलनाडु में। ये किले चुने गए क्योंकि ये सैन्य वास्तुकला और नेचुरल ज्योग्राफी के बेहतरीन मिश्रण का उदाहरण है। ये किले पहाड़ों और घाटियों के साथ इतनी खूबसूरती से ब्लेंड किए गए थे कि दुश्मन के लिए इन्हें भेदना लगभग नामुमकिन था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, स्ट्रैटेजिक फोर्ट आर्किटेक्चर। देखते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों ने उनकी युद्ध नीतियों को कैसे शेप किया। इन किलों के आर्किटेक्चर के पीछे दरअसल एक मास्टर स्ट्रैटेजी थी, जिसे कहते हैं गनीमी कावा। ये गरिला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का एक ऐसा तरीका था जहां स्फूर्ति, अचानक हमला, स्पीड और इलाके की गहरी समझ का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी सेनाओं को चकमा दिया जाता था। ये फिलॉसफी इस हद तक सक्सेसफुल थी कि उनके 300 से भी ज्यादा किलों का आधार यही एक सिद्धांत बन गया था। इस छापामार रणनीति के नियम बिल्कुल क्लियर थे। मराठा सैनिक खुले मैदान में आमने सामने की जंग से बिल्कुल बचते थे। उनका पूरा फोकस सटीक टेरेन नॉलेज, तेज मोबिलिटी, अचानक हमले और दुश्मन के दिमाग से खेलने पर था। जंगलों और घाटियों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वो इतनी तेजी से आते और चले जाते थे कि दुश्मन के पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं होता था। अब जरा इस वास्तुकला को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सीधे उनकी रणनीति का हिस्सा थी। उदाहरण के तौर पर लोहागढ़ किले को ही ले लीजिए, जिसमें विंचुकाटा यानी बिच्छू की पूंछ जैसी किलेबंदी थी, जिससे उनकी स्ट्रैटेजिकल रीच और बढ़ जाती थी। वहीं सिंहगढ़ किला देखिए, जो 760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। यहाँ के स्टीप स्लोप्स, ऊंचे वॉच टावर्स और नैरो एंट्रेंसेस ने दुश्मन की भारी भीड़ को एक बॉटलनेक में फंसने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें रोकना और काउंटर अटैक करना बेहद आसान हो गया। इन किलों के असली ताकत आप इन ऐतिहासिक मिलिट्री ऑपरेशन से समझ सकते हैं। 1648 में लोहागढ़ पर कब्जा, 1659 में प्रतापगढ़ की जंग, जहां अचानक हमला करके अफजल खान को हराया गया। फिर 1663 में पुणे में शाइस्ता खान के शिविर में रात के अंधेरी में की गई डेरिंग घुसपैठ, और 1670 में सिंहगढ़ का वापस जीता जाना। ये सारी घटनाएं साबित करती हैं कि ये किले सिर्फ उनके शेल्टर नहीं थे, बल्कि तेज आक्रमण के लिए शक्तिशाली लॉन्चिंग पैड्स थे। सह्याद्री की चोटियों से उतरकर अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, कोस्टल डिफेंस एंड द मराठा नेवी। चलिए भारत के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक मैरिटाइम पावर हाउस कैसे खड़ा हुआ। सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं था। सोचिए, समुद्र की विशाल लहरों और दुश्मनों को झेलने के लिए इसकी नींव में 5 खांडी लीड यानी सीसा डाला गया था। इसमें ऐसी अंडरसी वॉल्स यानी समुद्र के अंदर छिपी हुई दीवारें थीं जो दुश्मनों के जहाज़ों को टकराकर तोड़ देती थीं। और इसका मेन गेट ऐसे छिपाया गया था कि बाहर से आने वाले आक्रमणकारी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएं। इन फोर्ट्स का मेन एम औपनिवेशिक शक्तियों को रोकना और अपने कोस्टल ट्रेड रूट्स को पूरी तरह सुरक्षित रखना था। यहां एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन देखिए। एक तरफ यूरोप के विशाल भारी गैलियंस थे और दूसरी तरफ मराठों के फुर्तीले वॉरबोट्स, जिसे गैलेवेट और ग्रैब कहा जाता था। इनका साइज इंटेंशनली छोटा रखा गया था
ताकि ये तटीय इलाकों के शैलो वाटर यानी उथले पानी में आसानी से तेज टर्न ले सकें और उन भारी भरकम कॉलोनियल वॉरशिप्स को बिना किसी दिक्कत के मात दे सकें। मराठा नौसेना की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अनुशासित और सटीक थी। पहला स्टेप, दुश्मन के जहाज पर पीछे से या हवा की अनुकूल दिशा से अचानक हमला करना। दूसरा स्टेप, वाघोटन जैसी उथले पानी वाली क्रीक्स में तेजी से पीछे हटना, जहां बड़े और भारी दुश्मन जहाज पानी कम होने की वजह से एंटर ही नहीं कर सकते थे। और आखिरी स्टेप, जब दुश्मन वहां फंस जाए तो सीधे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए उन पर चढ़ जाना। ये स्ट्रैटेजी उन्हें समुंदर का मास्टर बनाती थी। अब इतने बड़े लैंड और सी नेटवर्क को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए कुशल व्यवस्था चाहिए थी। आइए देखते हैं भाग 4, द इनविजिबल इंजन, एडमिनिस्ट्रेशन। इन तमाम स्ट्रॉन्गहोल्ड्स पर शिवाजी महाराज के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कमाल के थे। उन्होंने पावर को किसी एक के हाथ में नहीं छोड़ा। हर किले में 3 की रोल्स सेट किए गए। किलेदार किले का ओवरऑल कमांडर था, सबनिस का काम सारा हिसाब किताब और रिकॉर्ड रखना था, और कारखानिस अनाज और युद्ध सामग्री का इंतजाम करता था। ये डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए जरूरी था ताकि पावर किसी एक व्यक्ति में कॉन्सेंट्रेट ना हो और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टॉप एफिशिएंसी के साथ चल सके। इस एडमिनिस्ट्रेटिव दिमाग का एक और बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है महारानी ताराबाई की सेफ डिपॉजिट लॉकर स्ट्रैटेजी। होता क्या था कि जब बारिश का मौसम आने वाला होता तो किले का किलेदार रिश्वत लेकर किला मुगलों को दे देता था। अब मुगल किले में पूरा राशन और हथियार भर देते थे ताकि वहां रह सकें। जैसे ही मॉनसून खत्म होता, मराठे वापस आक्रमण करके अपना किला छीन लेते। मतलब दुश्मन का राशन और दुश्मन का पैसा दोनों ही अपना। ये बिल्कुल एक सेफ डिपॉजिट लॉकर की तरह परफेक्टली काम करता था। और आखिर में आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, अ लास्टिंग मॉडर्न लेगेसी। देखते हैं कि इस हिस्टोरिकल ब्रिलियंस से आज के दौर में हम क्या सीख सकते हैं। शिवाजी महाराज की गवर्नेंस फिलॉसफी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। उनका स्वराज्य का कॉन्सेप्ट सिर्फ आज़ादी या सॉवरेनिटी तक सीमित नहीं था। ये एक पूरी तरह से पीपल सेंटर्ड, वेलफेयर ओरिएंटेड डेमोक्रेसी का एक बहुत अर्ली ब्लूप्रिंट था। पावर को डिसेंट्रलाइज करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना और सेना में स्ट्रिक्ट अनुशासन बनाए रखना, ये सब एक हाईली डेवलप्ड आधुनिक सोच वाली व्यवस्था की निशानी थी। तो अब चिंतन करने के लिए एक बड़ा सवाल, क्या हमारी आधुनिक संस्थाएं आज उस लेवल का डिसेंट्रलाइज्ड पावर और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस बना पाई हैं जैसा 17वीं सेंचुरी में मराठा एम्पायर ने सेट किया था? आज जब हम इन साइट्स को यूनेस्को हेरिटेज के रूप में देखते हैं तो ये सिर्फ खंडहर नहीं लगते, बल्कि ब्रिलियंट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के जिंदा सबूत लगते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे आपको इस विषय पर एक नया और गहरा नजरिया मिला होगा।